दो पत्रकारों के साथ, वरिष्ठ पत्रकारों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ हमने चुनावी विश्लेषण किया है और इस चुनावी विश्लेषण का रिजल्ट 4 जून को आपको टिक मार्क करना है। जी हां, लेकिन हम तो कुछ अलग ट्रैक पर भी चलते हैं। तो हमने एक सरकारी अधिकारी, रिटायर्ड सरकारी अधिकारी को आमंत्रित किया, उनको आमंत्रित किया जिनके कलम के एक साइन से बहुत सारे समाचार पत्र आज आपके सामने है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को पत्रकार बनाया, पत्रकारिता की एबीसीडी सिखाई और जो आज के टाइम में बहुत आराम से अपना चुनावी विश्लेषण देते हैं। और इस चुनावी विश्लेषण में अगर मैं उनको ये कहूं कि कभी वो आरएलडी के प्रवक्ता भी रहे, मीडिया मैनेज करने वाले भी रहे, तो गलत बात नहीं होगी। आज उनकी पोजीशन क्या है उनसे जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, नगीना, बिजनौर और बुलंदशहर से होते हुए वापस मेरठ आने पर वो चुनाव को किस दृष्टि से देख रहे हैं। क्या एग्जिट पोल का जो ये रिजल्ट है वो वाकई यकीन करने लायक है? आइए बातचीत करते हैं। निष्पक्ष चुनावी विश्लेषण के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है, क्योंकि हम पॉलिटिशियन से बात कर रहे थे, पक्ष से बात कर रहे थे, विपक्ष से बात कर रहे थे और अब पत्रकारों से भी बात करी। तो फिर पत्रकारों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूती प्रदान करने वाले उस स्तंभ से बात करते हैं जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई पत्रकारों को उस मुकाम पर पहुंचाया है जिस मुकाम के लिए लोग तरसते हैं। जिला सूचना अधिकारी रह चुके हैं सुरेंद्र शर्मा। मेरठ में उनकी उपस्थिति शायद ही किसी पत्रकार के पास ना हो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मेरठ के जिला सूचना विभाग को और आसपास के क्षेत्रों को संभाला वो काबिले तारीफ है। और आने वाले टाइम में जो लोग पत्रकारिता को ज्वाइन करना चाहते हैं वो सुरेंद्र शर्मा पूर्व जिला सूचना अधिकारी के साथ जरूर बैठे। तो इस चुनावी विश्लेषण में, निष्पक्ष चुनावी विश्लेषण में हमने आमंत्रित किया है सुरेंद्र शर्मा, पूर्व जिला सूचना अधिकारी। भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू। रिटायरमेंट के बाद अलग अलग तरीके से, पहले एक छोटा सा सवाल पूछूं जी, कितने चुनाव देख चुके हो आप? काफी चुनाव देखे, 77 से लेकर अब तक चुनाव देखते रहे के भाई। 77 से लेकर 24 तक। हाँ, इमरजेंसी का भी चुनाव, इमरजेंसी के बाद का भी चुनाव, जी, बीजेपी का भी चुनाव, बीजेपी के खिलाफ का भी चुनाव, सबके चुनाव देखे जी। गवर्नमेंट किसी की भी बनी, लेकिन चुनाव सभी देखे हमने, सभी देखे। हाँ, एक अधिकारी के तौर पर। एक अधिकारी के तौर पर आज पत्रकारिता के दौर में एक नया स्टेप बन गया, एक नया द्वार खुल गया है और वो है एग्जिट पोल। पत्रकारिता के नाम पर एग्जिट पोल जी। क्या इस एग्जिट पोल की विश्वसनीयता, वैलिडिटी, क्या इस एग्जिट पोल की विश्वसनीयता और वैलिडिटी आपको प्रभावित करती है? देखिए के भाई, मैं एग्जिट पोल के बारे में बताना चाहता हूं कि जो इनका मैकेनिज्म है, जो एग्जिट पोल जो लोग करते हैं उनका मैकेनिज्म मैं समझ नहीं पाया। भाई मैंने अभी पिछले दिनों दो दिन पहले एग्जिट पोल आया है, सभी देखे, सुना, लेकिन उनका कहना यह था कि हमने 4 लाख सैंपल पे, 4.5 लाख सैंपल पे हमने जो है ना एग्जिट पोल अपना किया है। आप समझिए कि अब पूरे भारतवर्ष में आई थिंक सो कि 96 करोड़ जनता वोटर है लगभग। उनमें से चुनाव आयोग का कहना यह है, भारत निर्वाचन आयोग का कहना यह है कि 62% ने वोट करा है। अगर मैं इस अनुमान को लगाऊं तो लगभग 58 करोड़ जनता, 58 से 60 करोड़, हाँ 58-60 करोड़ के बीच में जनता वोट करती है। अब आप समझे 58-60 करोड़ का अगर हम 4 लाख लोगों से सैंपलिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब तो 0.075 के आसपास आना चाहिए, यानी 1% से भी कम आना चाहिए। अब आप समझे कि 1% लोग क्या 99% के बारे में कैसे कुछ सैंपलिंग करके बता सकते हैं उनकी वोट वहां गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी विश्वसनीयता का जो सवाल है भाई, उनका बहुत बार उनके एग्जिट पोल एक्यूरेट उतरे हैं और बहुत बार उनके एग्जिट तरीके पे सवाल उठा रहे हैं। जी हाँ, यही पत्रकारिता का पहला सबक है। ये जो चीजें आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, इनके पीछे का आधार क्या है। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर पत्रकारिता का ककहरा सीखना है तो आप कम से कम एक बार सुरेंद्र शर्मा पूर्व जिला सूचना के साथ एक बार जरूर बैठे,
सर दूसरी महत्वपूर्ण बात जी, इस बार चुनाव बदलता हुआ देखा है आपने? देखिए चुनाव काफी बदलाव में था। जो 19 का चुनाव था, जो 14 का चुनाव था, उनसे बिल्कुल डिफरेंट चुनाव था इस बार। देखो 19 में राष्ट्रवाद की एक लहर थी, सब जानते हैं, उसमें मोदी जी की तरफ जो गवर्नमेंट थी इसकी तरफ एक झुकाव था पूरे राष्ट्र का। लेकिन इस बार वो नहीं था, एंटी इनकम्पेंसी बहुत थी, जो मैंने भी काफी क्षेत्रों में घूमा भी हूं, देखा भी है मैंने, और लगातार अखबारों से और मीडिया से काफी कांटेक्ट में रहा हूं। तो मेरा मानना इस बार का चुनाव, मेरा मानना यह है कि मोदी वर्सेस जनता था। जनता ने चुनाव लड़ा है, किसी पार्टी दीगर ने नहीं लड़ा भाई, दूसरी पार्टी। उधर मोदी जी अपने ऊपर पूरे चुनाव को लेकर अपने हिसाब से, क्योंकि अपने कंधे पे देख कई चीज है कि इन्होंने काफी एमपी जो थे उनको काफी चेंज तो करा है, लेकिन बहुत के करीब चेंज किया। हाँ काफी चेंज तो करे, लेकिन फिर भी बहुत कुछ था, एंटी इनकम्पेंसी तो बहुत है। लेकिन मेरा मानना है कि चुनाव काफी टफ था इस बार का चुनाव, जनता ने लड़ा। बिल्कुल जनता और मोदी जी के बीच में चुनाव था, जो मेरा मानना था। मुझे एक बार इस लोकतंत्र की एक खूबसूरती इस चुनाव में नजर आई, ये चुनाव हिंदू मुसलमान पर नहीं था, और हिंदू मुसलमान पे ना होने के कारण कौन कौन से मुद्दे आपके सामने आए? जब आप विभिन्न पत्रकारों से बात करते हैं, बहुत सारे अखबारों को आपने मान्यता दिलाई है, उन सब से बात करी होगी जी, कौन कौन से मुद्दे आपको खड़े हुए नजर आए? देखिए मेरा कहना है कि इस बार जो है ये चुनाव धर्म आधारित चुनाव नहीं था, बल्कि अगर उसको और माइक्रो लेवल पर बात कर जाओ तो ये कास्टिज्म के आधार पर चुनाव हुआ है इस बार। जैसे मैंने कई जगह देखा, अब आपको मैं गाजियाबाद की बात कर रहा हूं, तो देखो गाजियाबाद में ब्राह्मण वर्सेस बढ़िया चुनाव हो गया था। अच्छा, लास्ट में। अब आप बागपत की अगर बात करें तो बागपत में भी ये सिचुएशन बनी कि समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट था वो ब्राह्मण था कोई, तो उस ब्राह्मण वर्सेस जो है अदर हो गया, यानी और पार्टी हो गया, जो मैं कह रहा था वो जो ब्राह्मण बीजेपी के पास जा रहा था वो रुका है, छिटका है उस समय। मेरा मानना कि जब चुनाव शुरू हुआ था ये बिल्कुल संभावना नहीं थी कि चुनाव इस तरह का पलटेगा, एक तरफा मानते थे उस समय चुनाव कि मोदी जी का एक अच्छा अपना है, उनका एक ग्राफ बहुत अच्छा है, तो ये बहुत बड़ा है, काम करने का तरीका बहुत बड़ा है, लोग उनकी पब्लिसिटी का तरीका बड़ा अच्छा है। लेकिन उसमें जो समस्या आई है कि बाद में जैसे जैसे चुनाव चरणवाइज बढ़ता चला गया, तो उसमें कई समस्या है कि वो जो है विपक्ष ने अपना जो है दम दिखाना शुरू कर दिया। और दूसरी बात यह कि पहली दफा मैंने देखने में आया कि मोदी जी के पिच पे विपक्ष नहीं खेला, बल्कि विपक्ष के पिच पे मोदी जी खेले इस बार चुनाव में। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। देखिए जो मुद्दे विपक्ष ने उठाए, मोदी जी हमेशा उनको कटते रहे, और मोदी जी का हर चरण में अपना स्टैंड बदला है, जो नहीं बदलना चाहते। प्रधानमंत्री हैं, उनको बिल्कुल अच्छी तरह से एक स्टैंड पे लेकर चलना चाहिए। बार बार आप उन्होंने एम की बहुत तारीफ करी है, चाहे मैनिफेस्टो रहा हो विपक्ष का, चाहे मंगलसूत्र रहा हो, चाहे लास्ट मटन रहा हो, और लास्ट में तो बिल्कुल महात्मा गांधी भी रह गया। काफी कुछ उस स्थिति में जो है देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से उन्होंने काफी कुछ जो है एम पे बड़ा जोर दिया है। मेरा मानना था जब चुनाव शुरू हुए थे कि भाई देखिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था, महंगाई उससे भी बड़ा मुद्दा था, और सबसे बड़ी तो जो अग्निवीर योजना थी वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो बहुत महत्वपूर्ण था, पूरे भारत में ही था। अब आप समझिए कि एक नई चीज जो कांग्रेस लेकर आई इस बार, जो बड़ा समस्या का पैदा करे बीजेपी के लिए, उन्होंने जो कहा कि 400 पार की जो इनकी बात थी, उन्होंने उसी काट के लिए ये ढूंढा कि संविधान को बदलेंगे। और ये भी सही बात है, जैसे मेरठ के कैंडिडेट ने कहा कि संविधान के बारे में उन्होंने चर्चा जरूर करी है, उन्होंने रखी, और अयोध्या ने तो उसमें छक्का ही मारा। हाँ, कई लोगों ने इस पर चर्चा करी है। तो इसका एक परसेप्शन ये गया जनता में कि जो मैं मानता हूं कि जो बसपा की वोट थी, जिसको कहते हैं हरिजन वोट थी, जिसको वोट दिया, हाँ, उस वोट को छिटक गया। उसमें छिटकाव यह आया कि उन्होंने समझा कि ये बार जो है जो भी 400 पार हुआ, भाई 272 में अमन जो है ना इनको जीत हो जानी चाहिए तो उनकी सरकार बन जाएगी, लेकिन 400 का मानने का मतलब यह है कि 400 चाहते क्यों है ये समझ में नहीं आया। तो उनके जवाब में जरूर भर दिया विपक्ष ने कि वो 400 पार का मतलब है कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को, तो उसके ऊपर तो थोड़ा उनको दिक्कत बढ़ी है। तो मुद्दे तो काफी, अब किसानों का मुद्दा था, किसानों के मुद्दे के लिए जो था वो महत्वपूर्ण था। किसान की नाराजगी अभी भी है, क्योंकि जिस बिना पे जिस बात को लेकर इनका किसानों का समझौता हुआ था इनके बीच में, सरकार के बीच में, वो समझौता था कि एमएसपी पे गारंटी देना, ये उनकी वो अभी तक नहीं मिली, तो किसान बेसिकली नाराज थे। तो यहां पूरे
मतलब इस बार जो है मुद्दों पे काफी जो है विपक्ष का बढ़िया बात विपक्ष की एक और भी रही मुझे, जो मैं समझ पाया कि उन्होंने कभी भी पूरे चुनाव में मोदी पर पर्सनल हिट नहीं करा, जो उनके लिए नुकसान दे सकता था। उन्होंने बड़ी एक रणनीति के तहत जो अपने प्रचार को चलाया। बार तो राहुल गांधी ने कह दिया कि जो मैं चाहूं मोदी जी से वो बुलवा सकता हूं, वो नहीं, वो बोलना अलग बात, लेकिन उन्होंने मोदी के खिलाफ कुछ एक शब्द नहीं बोला इस मामले में। उन्होंने कहा मैं बुलवा तो सकता हूं, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं उसका वो जवाब देते मोदी जी, तो ये एक अच्छा रहा। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे साइन है जी, क्योंकि जब आप हिंदू मुसलमान से निकलकर बाहर आ जाते हैं जी, तो फिर मुद्दे छा जाते हैं। जब मुद्दों की बात होती है तो विकास की बात होती है जी, जब विकास की बात होती है तो विकास पुरुष मोदी जी की बात होती है जी। पहले 2 चरण में जी, क्या बीजेपी को मोदी जी को एडवांटेज थी पहले 2 चरणों में? बिल्कुल नहीं थी। अब आपको बिल्कुल एडवांटेज नहीं थी। देखिए मैं साबित करेंगे। हाँ, मैं साबित की बता। देखिए आप मेरठ हम चूंकि मेरठ में बैठे, मेरठ की चर्चा हम कर लेते हैं पहले। आप मेरठ में समझिए कि मेरठ के बीजेपी के जो कारिंदे थे, जो करता धरता थे, जो कार्यकर्ता थे, वो भी इस बात से नाराज थे कि किसी लोकल आदमी को टिकट मिलना जाना चाहिए था, लेकिन टिकट चूंकि बाहर के किसी आदमी को दिया गया है, उससे बीजेपी में भी एक नाराजगी पनपी हुई थी, मेरा मानना यह है। दूसरी बात यह है कि अरुण गोविल साहब इतना अच्छा नहीं कर पाए जितना उनसे उम्मीद करी थी। वो अब ये अलग बात है कि वो एक सीरियल में राम का उन्होंने किरदार निभाया था, लेकिन वो एक अलग परसेप्शन था। और दूसरी बात यह कि उन्हें जनता के बीच में जिस तरह से लोग उनको चाहते थे कि वो जामे उतरे, वो मैं नहीं समझता कि उन्होंने अपने रथ से या अपनी गाड़ी से नीचे उतरे किसी के उन्हें बहुत ज्यादा करा हो। और ये दूसरा बेनिफिट विपक्ष को ये हुआ कि विपक्ष लोकल आदमी था, लोकल का बंदा था। और दूसरी बात है कि जो एक तरफा वोट इस बार जो दलितों की तो पड़ी, मोमडन वोट एक तरफा थी, जो गठबंधन की तरफ जा रही थी वोट पड़ा। हाँ, वो इंटैक्ट, वो कहीं बदला नहीं था। दूसरी बात, दलित होने के नाते उसको फायदा मिला और दलित वोट का उन्हें बेनिफिट मिला। आप समझिए कि बीजेपी तो यही कह रही है कि ये जो दलितों का वोट है, जो थोड़ा सा बीएसपी की तरफ भी कटा है, इधर भी कटा है, उसी की वजह से अरुण गोविल जीतेंगे। आप कितनी पॉसिबिलिटी? नहीं, देखिए अगर आप समझिए जो उसका बसपा का कैंडिडेट था वो एक त्यागी था, कुछ त्यागी वोट उधर कटा, जो बीजेपी का नुकसान हुआ। बीजेपी का नुकसान। तीसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जो एक नाराजगी थी ठाकुर समाज में, वो उसका खमियाजा भी बीजेपी को भुगतना उसका तोड़ नहीं ढूंढ पाई, नहीं तोड़ नहीं पाई। आखिर तक भी किसी भी चरण में इन्होंने उसका तोड़ नहीं। जबकि मैं मानता हूं कि उनके राजनाथ सिंह जी भी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी काफी चक्कर उन्होंने लगाए। एक अलग बेस पे लेके जा रहा हूं। क्या गृह मंत्री ने जो मुजफ्फरनगर में आकर कहा कि ये जाट लैंड है, उससे भी ठाकुर छिटका हुआ नजर आया? देखिए ये जहां तक सवाल मुजफ्फरनगर की बात करें, मुजफ्फरनगर में दोनों आप मुझे मेरठ का बता दीजिए। मेरठ में उन्होंने एक कार्ड खेला अरुण गोविल ने कि मेरी पत्नी ठाकुर है, लास्ट टाइम में उन्होंने बोला। हाँ। तब उसके बावजूद भी छिटका हुआ नहीं। हाँ बिल्कुल, उनकी नाराजगी कई कारण थे, उनके समाज को टिकट नहीं दिया। जैसे बड़ी नाराजगी थी कि जो कैंडिडेट था जनरल वीके सिंह साहब, उनको 5 लाख वोट से हाँ, वो बड़ी लंबी जीत से जीते थे, उसके बाद उन्होंने टिकट कटा है, ये भी एक नाराजगी थी। मेरा मानना यह है कि नाराजगी बड़ी थी, ये नाराजगी को वो सोल्व नहीं कर पाए, उनकी समस्या मैंने जो है बीजेपी नहीं कर पाई। मेरठ की सीट किसे दे रहे हैं? मेरठ की सीट सीधी जो है गठबंधन को जाएगी। चलिए, पहला फैसला आ गया। एग्जिट पोल नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन उस व्यक्ति से कर रहे हैं जिन्होंने अखबारों को आगे बढ़ाया, जिन्होंने लोकतंत्र को बढ़ाया। चलिए, अब आपके खेकड़ी गांव में सर आपका? जी नहीं, मेरा गांव तो रासना है। रासना कहां पे पड़ता है? रासना मेरठ के बॉर्डर पर पड़ता है, इधर बड़ौद के पास ही पड़ता है। तो बड़ौद की बात कर ले। हाँ बिल्कुल कर लीजिए। और राजकुमार सांगवान आपके फेवरेट? हाँ बिल्कुल, हमारे मित्र हैं राजकुमार जी, हमारे अच्छे मित्र हैं। तो बताइए, उन्हें जिता रहे? देखिए राजकुमार जी का भी चुनाव टफ है, फंसा हुआ चुनाव है। हार जीत का पता नहीं किसके पक्ष में हो जा, ये वोटर भाई चूंकि वोटर का मामला है, लेकिन टफ बहुत है चुनाव। उसका कारण है जो मैं देख पाया, बड़ी वहां बड़ा गणित फंसा था। ये जो है कि वहां 4 लाख तो थे जाट वोटर और 4.5 लाख है मोमडन वोटर। आप समझिएगा, अगर मैं अपने मित्र राजकुमार जी का अगर मैं एनालिसिस देखूं, एनालिसिस करूं, तो 4 लाख तो उनके पास वो वोट थे जो जाट हैं, उनके कम्युनिटी के। दूसरी स्थिति ये थे कि करीब 60 या 70 हजार वहां बनिया वोट भी है।
वो भी उनके पक्ष का है जो है। ये वोट पर तो वो लड़ रहे थे। दूसरी तरफ जो है, चूंकि दूसरा कैंडिडेट ब्राह्मण था, मैंने पहले बता दिया, इस बार कास्टिज्म के आधार पर हुआ है, मतलब बिरादरी के आधार पर चुनाव हुआ है। वहां 1,80,000 ब्राह्मण है और 4.5 लाख मुसलमान हैं और 35,000 वहां लगभग आपके जो है वो यादव भी हैं। वो लगभग कॉम्बिनेशन उनके साथ है। ठाकुर को भी अगर किसी की तरफ ना लगाया जाए तो ठाकुर 10,000 होंगे जरूर वहां। तीसरा जो चुनाव का कैंडिडेट, जो मतलब बसपा का कैंडिडेट था, उसके पास 1,80,000 बसपा के वोट थे और लगभग 90,000 से 1 लाख के करीब उसके पास जो है वो अपने गुर्जर समाज के वोट थे। ये कॉम्बिनेशन था। लगभग 3 लाख वोट ऐसी थी जो मतलब अदर कास्ट की थी। तो चुनाव बड़ा फंसा हुआ है कि अगर कास्टिज्म के आधार पर चुनाव हो तो बिल्कुल डिफर हो रहा। मैं इस बात को दूसरा घुमा के पूछता हूं, चुनाव शुरू होने से बागपत से पहले आप किसको एडवांटेज दे रहे थे, किसको जिता रहे थे? हम जिता रहे चौधरी साहब को ही, राजकुमार साहू। हाँ जिता रहे, लेकिन अब पोजीशन नहीं है। हाँ मैं ये नहीं कह सकता कि हार जीत का तो भाई मैं जज तो नहीं कि उनके हक में फैसला करूं, लेकिन मैं बता रहा हूं उससे चुनाव फंस गया। हाँ चुनाव फंसा हुआ नजर आता है फिलहाल अभी मुझे। चलिए मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं। हाँ। ठाकुर समाज की नाराजगी, हाँ। संगीत सोम की उपस्थिति अनुपस्थिति संजीव बालियान पे भारी पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल। आप समझिए कि देखो वहां 2 बड़ा फैक्टर है। आप चूंकि वहां जाट वोट का बिल्कुल बंटवारा हुआ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी एक बाजान खेप, एक बाजान खेप के हैं, दूसरे जो है वो मलिक है, वो उनके खेप भी है। तो वो बिल्कुल सीधा जाट वोट का तो बंटवारा हुआ है वहां। दूसरी बात है मोमडन वोट जो मलिक को पड़ी है। तीसरी बात जो नुकसान होने जा रहा है ये था उसमें कि जो मतलब जो सैनी नहीं, वो जो देखिए सबसे पहले तो ये कि जो प्रजापति जो थे, प्रजापतियों को वहां चूंकि बसपा ने कैंडिडेट दिया, प्रजापति वैसे भी नाराज थे सरकार से। ये एक बड़ा फैक्टर था कि प्रजापतियों की जो है वो वोट कट गया उनकी, वो भी बीजेपी को ही सीधा नुकसान होने जा रहा। तीसरी बात यह है कि जो ठाकुर समाज का नाराजगी थी, जो संगीत सोम की और बालियान जी की थी, वो बड़े साफ साफ सबको दिखाई दिया इसकी। जबकि यहाँ मुख्यमंत्री जी ने भी कई दौरे करे, उनको मिलाने की कोशिश करी, ने भी कोशिश करी अपने स्तर पर। हाँ सबने कोशिश करी है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां मलिक का चुनाव जो है मजबूत है। जी चलिए अब आ जाए थोड़ा सा ऊपर, कैराना। बिल्कुल मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस लेके आप बिल्कुल क्लियर चिट दे रहे हैं। हाँ कैराना में भी जो कैंडिडेट थी समाजवादी की, वो क्या नाम उनका, मुनव्वर हुसैन की जो बेटी थी, बेटी जो है उनका चुनाव बहुत अच्छा गया है। इस वजह से गया, एक तो एंटी इनकम्पेंसी है वहां उनके बीजेपी के कैंडिडेट की, जो पहली बात तो यह। दूसरी बात है कि चूंकि वो एक जैसा बताया जाता है कि वो बाइक जो कन्वर्ट हुए तो गुजरों से कन्वर्ट हुए हैं, वो जो है वो मोमडन, हाँ तो गुजरों की जो वोट है वो उनकी तरफ पड़ी। और संभवतः उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि जाटों ने भी काफी वोट उनको ही करा है। संभवतः यह है कि कैराना भी समाजवादी को जो है अच्छी और समझ में, हुकुम सिंह जी का जो परिवार है ना, वो इस चुनाव में बिल्कुल साइलेंट हो गया। हाँ बिल्कुल साइलेंट हो गया। सुमेंद्र तोमर की वहां जान पहचान है, वो भी नहीं गए। हाँ वो फर्क था। तो इकरा क्लियर निकल, इकरा बिल्कुल निकल जाएगी वहां। और सहारनपुर का चुनाव भी टफ था, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन वहां जो कांग्रेस के पास थी सीट, हाँ जो कांग्रेस का कैंडिडेट था वो बहुत अच्छा लड़ा था। नहीं वहां सहारनपुर की सीट जो है बीजेपी बीजेपी लखनपाल बीजेपी, हाँ लखनपाल भी बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं, ये नहीं है। अगर वहां देखिए, अगर मोमडनों ने जैसा सुना था कि वहां मोमडनों की एक तरफा वोट पड़ी है, तो निश्चित रूप से वो इमरान मसूद अपना जीत जाएंगे। नहीं तो चुनाव वहां भी टफ हो रहा, वहां पे भी टफ है। तो वो जो पहले 2 चरणों का जो चुनाव है उसमें बीजेपी जो बहुत उत्साह के साथ उतरी थी, वो धीरे धीरे आके रुकती चली गई। हाँ और फिर यहाँ बिजनौर में भी चुनाव टफ लड़ रहा है। किसके लिए टफ है? देखिए दोनों पार्टी के लिए टफ है। बिजनौर का मसला, विजेंद्र सिंह जितनी जाट की वोट काट जाएगा उतना ही चंदन चौहान को नुकसान हो जाएगा। अब विजेंद्र सिंह ने कितनी वोट काटी होंगी ये एक दीगर बात है। ये दोनों नहीं जीत रहे हैं। आई थिंक सो कि ये टफ है दोनों में। दीपक सैनी निकल जाएंगे, मे भी निकल भी सकते हैं, लेकिन चुनाव जो है चंदन में आसान नहीं, चंदन में और बीजेपी में ही होगा चुनाव। अच्छा चंदन और बीजेपी में चुनाव होगा। चंदन तो बीजेपी के ही है। हाँ नहीं चंदन तो आरएलडी के हैं बिजनौर में। हाँ बीजेपी का आरएल जो है चंदन में, इसमें होगा चुनाव। दीपक सैनी में? हाँ दीपक सैनी। या विजेंद्र में? नहीं विजेंद्र में चुनाव नहीं होगा। विजेंद्र तीसरे नंबर पे, विजेंद्र तीसरे नंबर पे जाएगा वहां। बहुत बढ़िया। और फिर
चंद्रशेखर जी को क्या कह रहे हैं? देखो, चंद्रशेखर का चुनाव भी बड़ा टफ है, वहां भी चंद्रशेखर की संभावना तो जैसे बताई गई अच्छी बता रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव ही है। अब कितना उसको बेनिफिट्स मिले होंगे वो अकेली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ऐसी सीट है जिसमें 4 कोण पर हाँ, चतुष्कोणीय मुकाबला, बड़ा सख्त मुकाबला है। और एक बात मैं आपको बता दूं जो मुझे अंदर की इनपुट मिली है जी, हाथ मिला लिया इमरान मसूद ने और चंद्रशेखर ने, दोनों पड़ोसी थे। हाँ, चंद्रशेखर ने वहां जाकर मदद की जी, इमरान मसूद ने यहां पर आकर मदद की है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट है। उनकी मित्रता है, उनके आपस के संबंध है, दोनों ने जो है इसमें फायदा दोनों को मिलता है इसमें। भोला सिंह क्लियर जा रहे हैं, अब ये कह नहीं सकते, मुझे जो इनपुट मिला है भोला सिंह क्लियर जीत रहे हैं। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात अलीगढ़, देखो अलीगढ़ का चुनाव भी टफ है सतीश गौतम के लिए। नहीं बिल्कुल, लेकिन पलड़ा भारी जो है सतीश गौतम का नजर आता है। सतीश गौतम बीजेपी का पलड़ा भारी है वहां। मुरादाबाद बड़ा इस बार मेरठ की तर्ज पे चला है। हाँ। इंडिया गठबंधन ने कैंडिडेट्स को लेकर बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं और फिर मुरादाबाद के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव के बाद स्वर्गवासी हो गए। ये जो थे सर्वेश सिंह, उनकी डेथ हो गई है जी। तो ऐसे में रुचि वीरा जो है वो जीत सकती है। हाँ, रुचि वीरा को एच मिल सकता है वहां, क्योंकि मुरादाबाद में भी मोमडन ज्यादा हैं उस हिसाब से कि उनकी वोटरों की संख्या भी अच्छी है, तो मुरादाबाद में एच मिल सकता है, तो रुचि वीरा को मिल सकता है, इसमें दो राय है। फिर भी अगर लोग मतलब बीजेपी का भी कैंडिडेट जीता तो चुनाव फिर होगा वहां। तो हाँ, चुनाव फिर होगा वहां, उपचुनाव होगा। अगर जीत गई तो बच जाएगा। हाँ, बच सकता है उसी से। रामपुर में आजम खान का बदला लेगी जनता, ऐसा लग रहा है? ऐसा लगता है कि रामपुर में आखिर में जो है उसके कैंडिडेट के पक्ष में संभवतः समर्थन मिल गया। उपचुनाव में तो नहीं मिला था समर्थन। हाँ, उपचुनाव की समर्थन की बात नहीं थी, उपचुनाव की एक परिस्थिति दूसरी थी। उपचुनाव में तो वोट डाली है कि कितनी कम वोट परसेंटेज रहा, वो लिमिट से ज्यादा कम था, वो उसकी उम्मीद भी नहीं थी किसी को इतना कम होगा। जी हाँ। रामपुर के बाद अगर हम आ जाएं थोड़ा सा इधर अपने जी नोएडा की तरफ, हाँ, महेश शर्मा क्लियर जीत रहे। हाँ, महेश शर्मा को जो है कोई नहीं रोक रहा। महेश शर्मा जी नहीं, चुनाव तो चूंकि महेश शर्मा की त्यागी नाराज है, और दूसरी बात है कि वहां की जनता, ठाकुर नाराज, कुछ जनता भी नाराज है महेश शर्मा से, ये भी एक बात है। लेकिन महेश शर्मा चुनाव जीत रहे हैं, निकाल लेंगे चुनाव, आराम से निकाल। हाँ, वो चुनाव बहुत अच्छी तरह से। हाँ, महेश शर्मा जो है निकल जाएगा चुनाव। और गाजियाबाद में चुनाव देखिए टफ तो बहुत है, जो डोली शर्मा और जो बीजेपी के प्रत्याशी अच्छे चुनाव लड़ रहे हैं दोनों में। वहां बिल्कुल मैंने अभी चर्चा भी करती बीच में कि वहां बिल्कुल कास्टिज्म पे चुनाव तुल गया आकर। वैसे आप सुरेंद्र सर ये बताइए भाई साहब, क्या आपको उम्मीद थी कि इस बार का चुनाव ब्राह्मणों की सोच के विपरीत चलेगा? ब्राह्मण हमेशा बीजेपी को दे रहा था 2014 के बाद जी, लेकिन इस बार ब्राह्मण बदलता हुआ आया है। हाँ, कुछ देखिए, मैं ये तो नहीं सकता कितना बदला, लेकिन कुछ बदलाव ब्राह्मणों में हुआ। एक बड़ी फैक्टर, बड़ी सीधी सी बात है। देखिए, अगर मेरा मानना यह था कि मोमडनों ने एक तरफा वोट जो है बेसिकली कांग्रेस के पक्ष की वोट है। मोमडन जो मोमडन खिसका है इस बार कांग्रेस के पक्ष में खिसका है, और वो जो गठबंधन है तो उनके पक्ष में गया है। नेचुरली भी ब्राह्मण भी चाहे 2%, चाहे 5%, 10% कुछ खिसका है, तो ब्राह्मण जो है वो भी कांग्रेस के पक्ष में गया है। मैं ये नहीं कहता कि भाई वो सारा टूट गया, रिश्ता टूट गया। सपा और वो दोनों का कॉम्पैक्ट है। हाँ, अच्छा है। जो कांग्रेस से नाराज था वो सपा की वजह से वोट दे रहा था, जो सपा से नाराज था वो कांग्रेस की वजह से। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, आपकी बात चुनाव जो है, चूंकि जनता लड़ रही थी चुनाव, कुछ चुनाव देखिए, जब 10 साल कोई सरकार चलाता है तो थोड़ी सी जनता की अपेक्षा बहुत होती है, पूरी हो नहीं पाती किसी भी सरकार में। इससे पहले भी चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 साल में भी सब यही पत्ते से की तरह बिखर गया, ताजे पत्ते की तरह बिखरी है। मेरा मानना है कि ये भी सरकार में जो जनता की नाराजगी तो है आज भी। भाई नौजवान बहुत नाराज है, उसे अपनी नौकरी की समस्या। कई बार मैं जब फील्ड में था मैंने देखा तो लोगों ने मुझसे कहा, साहब एक बात बताइए, प्रधानमंत्री 75 में होने के बाद भी 5 साल मांगते हैं प्रधानमंत्री पद की नौकरी करने के लिए, हम 22 साल में कहां से नौकरी करेंगे? 22 साल बाद हम अग्निवीर योजना से बाहर आ जाएंगे तो हम कहां जाएंगे फिर, ये बताइए। मैं तो ये बड़े सवाल थे। नौजवान विचलित था इस बार कि भाई हमारी तो शादी भी नहीं होने वाली, जो 22 साल में तो शादी नहीं होती, और उससे पहले भाई हम लोग बाहर आ जाएंगे तो हमारा होगा क्या? तो समस्या तो बहुत थी इस बार। अग्निवीर योजना जो है वो टफ थी सरकार के लिए, वो जो लाए तो योजना उसका, उससे जो है बेसिकली नौजवान नाराज था। दूसरी बात एक और भी थी कि जो पेपरों का बार बार कैंसिल होना, पेपरों का कैंसिलेशन, ये बड़ी समस्या का कारण था नौजवान के लिए। अब नौजवान अपने भविष्य को अंधकार में देख रहा था। जब वो उनसे बात कर रहे थे, हम लोग भी गए थे। लेकिन एग्जिट पोल में क्यों नहीं नजर आ रही है बातें जो आप बता रहे हैं? ये देखिए बुनियादी बातें हैं, बुनियादी बातों पर बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी को लेकर जो अप्रोच है उस अप्रोच पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ है
पूर्व जिला सूचना अधिकारी सुरेंद्र शर्मा, जिन्होंने अपने अंडर में कम से कम हजारों पत्रकारों को आगे बढ़ाया है। और जिस तरीके से वो मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वो बताता है कि आजकल इस सोच की बहुत जरूरत है। वोट आप किसी को भी दीजिए, बीजेपी को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, गठबंधन को दीजिए, बीएसपी को दीजिए, लेकिन मुद्दों पर वोट दीजिए तो बात समझ में आती है और इसी पर चर्चा है। जी, हमने बात यहां पर छोड़ी थी पेपर आउट होने पर। जी, ये जो पेपर आउट होने का जो मुद्दा है वो सतही तौर पर तब नजर आता था जब विपक्ष उसे उठाता था। क्या जनता के बीच में वो मुखर रूप से ऊपर था? देखिए, नौजवान इससे बहुत नाराज है। जो बच्चा पूरी साल तैयारी करता है और ये मान के चलता है कि भाई अगर 1000 सीटें तो 1000 बच्चों का तो होगा, ये एक समस्या थी। 1000 परिवार सेटल्ड होंगे। हाँ, सेटल्ड होंगे। कई समस्या थी इस बार। देखो, वो बच्चा जब पेपर ही नहीं होगा तो कहां से गए? वे सीट के पूरा साल गया। अब साल दर साल उम्र तो बढ़ती है, जब उम्र बढ़ती है तो उनको जो है जो उनको जो समय भी कम मिलेगा, इस बात को कम मिलेगा। उनकी उम्र बढ़ जाएगी तो उनको फिर उतना जो है वो चांस तो नहीं मिलेंगे ना, चांस कम होते चले गए तो बच्चे नाराजगी तो बच्चों में बहुत ज्यादा है भाई। तो इसमें देखिए कि भाई मैं एक बात और बताऊंगा, यही नहीं है कि उनके माँ बाप भी बहुत परेशान है। परिवार में जिनके बच्चे अभी बेरोजगार है, बहुत माँ बाप परेशान है इस बात से कि पहली बात तो महंगाई है, महंगाई के बाद में खर्चा उनका उठाना बच्चों का, फिर दूसरी बात जब साल में देखते रिजल्ट जो नहीं आता है तो माँ बाप ने भी बहुत परेशानी उठा रही है कि भाई आखिर करें तो हम क्या करें भाई, बच्चे में दिखेगा। हाँ बिल्कुल दिख रहा था जी। अब कुछ अंतिम सवाल है, बहुत तेज सवाल है। उनमें सबसे पहले, अगर बीजेपी जीती जी तो किस वजह से जीतेगी? तो बीजेपी जीती है तो फिर मोदी जी का ही कोई करिश्मा होगा। मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ा कोई मोदी के अलावा और कोई फैक्टर और नहीं वहां। और एक बात और मैं बता दूं, विकास वगैरह जैसे ये बता रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, हम लोगों ने इतना विकास करा है, वो सब बेकार, सिर्फ मोदी जी का चेहरा। देखिए, दो बात है कुल मिलाकर। अगर आप पूरी बात देखें, कभी पूरे चुनाव में सत्तारूढ़ दल ने कभी अपने विकास की बात ही नहीं करी भाई। वहां तो जो बात हुई है कि मटन और बिरयानी और ये सब बात होती रही, भैंस की, गाय की, साइकिल की, ये चोरी हो जाएगी, वो चोरी हो जाएगा, मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, ये मतलब जिन मुद्दों पे बात नहीं हो सकती थी। नहीं, अगर जीत गए तो ये सारी चीजें बेकार है। हाँ, अगर जीत गए तो ये बेकार, तो हाँ। जीत का कारण क्या है? नहीं, जीत का कारण कोई हो ही नहीं सकता। जीत का कारण तो सिर्फ मोदी का चेहरा हो सकता है। और कई बात और मैंने देखा, जो पता नहीं भाई बीजेपी की अपनी रणनीति है, हर पार्टी की रणनीति हो सकती है अपनी, अच्छा है। देखिए, आप समझे गठबंधन के पास जितने भी छत्रपक हैं, जितने भी वो है, गठबंधन पे आऊंगा, पहले बीजेपी का बता रहा हूं, उसी मैं बता रहा हूं। जितने भी गठबंधन के लोग हैं वो बड़े मजबूत हैं। उनके पास भले चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे लालू प्रसाद जी के लड़के हों, चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना और उद्धव और शरद पवार जी हों, चाहे और दीगर स्टेट में हैं जो सभी हैं, तो वो सब ऐसे एक मसला था जिनके पास वोट है, जो वोट जीत सकते हैं। अब आप यहां समझिए कि बीजेपी ने हरियाणा में चीफ मिनिस्टर बदल दिया, इससे पहले राजस्थान में चीफ मिनिस्टर की बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं था, मध्य प्रदेश में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को चीफ मिनिस्टर नहीं रखा। कई ऐसे मुद्दे जो उनके पास अपनी वोट नहीं थी। तो आज भी अगर बीजेपी जीते तो अपने बल पर जीतेगी। उनके गठबंधन उनके गठबंधन के सहयोगी की मात्र मैं नहीं समझता 30 से ज्यादा सीट पे ला पाएंगे, पूरा गठबंधन के सहयोगी। अगर गठबंधन जीतता है तो उसकी क्या? देखिए, गठबंधन जीतता है, क्रेडिट देंगे। हाँ, क्रेडिट वहां मिला जुला क्रेडिट। यद्यपि गठबंधन को मजबूत करने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि उसमें अगर जीतता है तो राहुल गांधी की जो 2 यात्रा रही हैं उसकी बड़ी ही एक अहम भूमिका में आई है, वो तभी उसमें जान गिरी उन्होंने। दूसरी बात, इसमें उनके छत्रपों की भी भूमिका रहेगी, वो हर स्टेट अपनी अलग अहम भूमिका निभाएगा उसमें अगर जीतते हैं तो। ये तो स्थिति है। लेकिन बीजेपी के पास बड़ा ये अच्छा नहीं रहा कि उनके जितने छत्रप थे वो वोट को इकट्ठा करने में, वोट को बटोरने में, लोग मोदी जी के ऊपर, हाँ, एक मोदी जी के ऊपर है। बसपा का क्या रोल रहा है इस चुनाव? बसपा का बहुत अच्छा रोल इस बार ये नहीं है कि बसपा को मैं नहीं समझता कुछ ऐसा मिलता हो कहीं भी जी। बसपा नहीं है। बसपा को या तो सरेआम लड़ना चाहिए था, मेरा मानना है। उनका जो उन्होंने अपना जो बसपा के लिए फील्ड बहुत बढ़िया था, उपजाऊ इस बार फील्ड बहुत अच्छा उपजाऊ था। कुछ अपना वोटों परसेंटेज बढ़ा सकती थी, कुछ कैंडिडेट भी ला सकती थी अपने जिता के। बल्कि उन्होंने आकाश आनंद को जो चलाया था वो एक अच्छा फैक्टर था। पता नहीं किन कारणों से मायावती जी ने उनको भाई ड्रॉप कर लिया, ये मुझे नहीं पता। तो उनकी रणनीति रही होगी, हाँ, ये उनकी रणनीति रही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी क्षेत्रों में, चुनावी गलियों में ये भी चर्चा है कि जो सीटों का सिलेक्शन किया बीएसपी ने, मायावती ने,
वो सीटों का सिलेक्शन गठबंधन को 80% फायदा पहुंचा रहा है और बीजेपी को 20%। आप इस पर क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये आम चर्चा में रहा था कि मायावती जी का और अखिलेश जी का कुछ इंजीनियरिंग ऐसी सेट हुई है कि थोड़ा बहुत अंदरूनी कुछ बताया था ऐसा। लेकिन अब सामने कुछ क्या होगा ये अलग बात है भाई। ये तो कई जगह ऐसा भी है जहां उन्होंने अपना मोमडन कैंडिडेट हटा दिया, जिसमें भाई उनको भी नुकसान हो रहा है। ये तो बिल्कुल ठीक है। जैसे यहां उन्होंने त्यागी कैंडिडेट है। हमको जो समझ में आता है जी, जो मोमडन सपा से खड़ा होना चाहिए था जी, सपा ने खड़ा नहीं किया तो मोमडन नाराज होता, तो उसे बीएसपी ने वोट दे दिया कि हाँ मोमडन की उपस्थिति तो है, जीते ना जीते वो दूसरी जी। ये भी लगता है आपको? देखो, अब की बार मेरा मानना गठबंधन ने भी बड़ी अच्छी से अपने कैंडिडेट खड़े करे। जैसे उन्होंने यादव वोट नहीं उठाए, जैसे मोमडन भी वोट नहीं उठाए, ताकि अगर वो मेरिट में अगर नैरेटिव बदल जाता, नैरेटिव इनका सेट नहीं होता, चूंकि हिंदू मुस्लिम नहीं होने दिया उन्होंने। इस एक बड़ा अच्छा बेनिफिट है। नैतिक जीत, हाँ, ये नैतिक जीत, कुछ भी हो ये अलग बात है, ये परिणाम की तो अलग बात है। लेकिन अब देखो, इसमें तो कोई सवाल उठा सकते हैं भाई, जो एग्जिट पोल है वो तो उनकी रणनीति है, उन्होंने कहां से बनाया क्या बनाया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैंने जो बीच में डिबेट सुनी थी, प्रदीप गुप्ता जी हैं जिन्होंने आज तक की जो उन्होंने एग्जिट पोल किया है, उसमें एक वो है संजय कुमार जी हैं। जब मैं इनकी डिबेट सुनता था, खुद भी कहते थे कि भाई 13 स्टेट में बीजेपी के लिए बड़ा खतरा है, मतलब टफ बताते थे। के साथ देख रहा था संजय कुमार का इंटरव्यू, वो बता रहे थे बीजेपी फिसलन पर है। हाँ, लेकिन अचानक एग्जिट पोल में फिर एक बड़ा ये तो कई सवाल उठ रहे थे इसमें। आपने जब उसने बीजेपी ने नेट सेट कर दिया, हम खुद बीजेपी 370 के आसपास लाएंगे और टोटल एनडीए गठबंधन जो है एनडीए 400 पार हो जाएगा, लगभग उसकी रेंज में ही जो है ये सब एग्जिट पोल आ गया। जबकि जब डिबेट चल रही थी, जब चुनाव चल रहे थे, जब कुछ और बात करते थे ये लोग, कुछ अब और बात करते हैं। 400 पार का जो नारा है ये बीजेपी पे भारी पड़ गया। अभी तो नहीं पड़ रहा भारी, चुके एग्जिट पोल तो बाहर नहीं पड़ रहा, बाहर नहीं गिर रहा, तो बना रहा है। पर हाँ, एक चीज और जो मैं समझ नहीं पाया अभी तक, वो भाई ठीक है, वो मतलब आप समझे कि अगर भारत निर्वाचन आयोग 11 दिन बाद आंकड़े जारी करता है, उसमें 6% बढ़ा देता है, वो समझ से बाहर है। क्योंकि मैंने सर्विस में रहा हूं, मैंने भी देखा कलेक्टर साहिबान जो रिटर्निंग अफसर होते हैं, वो निश्चित रूप से जिस दिन वोट पड़ती है उस दिन रात तक फाइनल कर देते कितना रिजल्ट है। वो प्रेस को भी जाता है और बताते हैं इतने परसेंट के, और यही उससे एक दिन बाद तो बूथ वाइज भी वो खुल जाता है, भाई इस बूथ पे इतनी वोट पड़ी है। लेकिन चुनाव आयोग को 11 दिन और 12 दिन फिर कैसे बढ़ गया वो समझ से परे बात है, ये एक्सप्लेन होना चाहिए। हाँ, वो नहीं समझ पाए हम सभी। चलिए अंतिम सवाल पर आते हैं जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी। अयोध्या में बीजेपी के लल्लू सिंह जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे? क्योंकि मेरठ में तो आपने राम का किरदार निभाने वालों के ऊपर कहा है, इंतजार है उनकी किस्मत में जी। क्या अयोध्या में भी ये इतिहास दोहराया जाएगा? देखिए, मेरा मानना यह है कि हर ये तो उनके भाग जो है मशीन में बंद है। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया कि राम मंदिर मुद्दा बहुत चल नहीं पाया इस चुनाव में। अब आप समझिए, राम मंदिर मुद्दा या तो इन्होंने कुछ पहले कर दिया, या लोगों में उतनी रुचि नहीं रही जब राम मंदिर बन चुका। जैसे फरवरी मार्च में ये हुआ था उसी टाइम शुरू, या तो उस समय चुनाव हो जाना चाहिए था, या इस मुद्दे को थोड़ा इधर ले आना चाहिए था बीजेपी को। तो राम मंदिर मुद्दा बहुत चल रहा, लेकिन वह टफ बहुत है, चुनाव टफ बहुत है, बेहद टफ चुनाव है। वहां हार जीत किसकी होगी भाई? एग्जिट पोल तो सब उन्हें जिता रहा। लेकिन मैं ये नहीं कहता ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड में तो बहुत ही महत्वपूर्ण। भाई देखो, आप समझिए कि जो इंडिया गठबंधन की जब बात करते हैं तो बड़ी अच्छे वहां जो है ना बोर्ड, मतलब पब्लिक इकट्ठा होती थी, बड़ा गर्दा है, उन्होंने भी बहुत अच्छा हुआ। मैं भी ये सोच रहा हूँ 7-8 सीट तो अखिलेश यादव के परिवार की है। हाँ, उसमें से आप 7 सीट मान लो, 2 सीट ये मान लो रायबरेली हाँ, और अमेठी, 9 सीट। हाँ जी। इन 9 सीटों को भी अगर माइनस कर दिया जाए 80 में से जी, तो 71 है। तो ये 70 का जो डेटा है ये मेंटेन कर लेगी। 62 नहीं कर। देखिए मेरा मानना तो जो है, अभी भी मैं ये 80 में से भी मानना चाहता हूँ कि 50 के रेंज से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए इनको। बीजेपी 50 की रेंज में ही होना चाहिए। महाराष्ट्र में देखिए, मेरा मानना यह है कि जो इंडिया गठबंधन है उसकी मतलब अप होना चाहिए। तमिलनाडु में तो क्लियर है, उसमें तो इंडिया गठबंधन वो तो निश्चित है। और वेस्ट बंगाल में जो दिखा रहा है एग्जिट पोल वो नहीं आता नजर आ रहा मुझे तो।
टीएमसी के फेवर में आएगा? टीएमसी के फेवर में क्या, देखिए अगर घटती है बढ़ती भी है तो 20 से ज्यादा जो है बीजेपी नहीं जीत पाओगी जहां वहां पर। और आसाम? असम में 5 सीट कम से कम इंडिया गठबंधन को मिल जानी चाहिए। अब बस पड़ोस में पहुंच जाते हैं, भारत की राजधानी में पहुंच जाते हैं। दिल्ली में मेरे हिसाब से 4-3 का रहना चाहिए, एवरेज रहना चाहिए, ऐसे ज्यादा नहीं। हरियाणा में भी मतलब इंडिया गठबंधन को एच होना चाहिए। जाटों ने वोट किया है हरियाणा में बीजेपी को? नहीं किया, जाट नाराज था। जाट नाराज? यही नहीं, देखिए जाट की नाराजगी जो है आपके राजस्थान में भी है। राजस्थान में भी जाटों ने वोट शायद नहीं करा है जी, जैसे सूचना है। आपने किन किन लोगों से बातचीत की, जरा ये थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि आपका तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। देखिए मेरी बात राजस्थान में भी हुई है बहुत लोगों से। मेरी बात जो है मेरे मित्र हैं कई, दिल्ली में भी कई मेरे मित्र हैं जो मेरे साथ रहे हैं, जो आजकल बड़े बड़े चैनल में और बड़े उसमें सब में। लेकिन कुल मिलाकर सभी अच्छे लोगों से मेरी बात है, सभी जगह मेरी। अभी मैं आपको अगर मैं बताऊं आपको, एक वो पत्रकार हैं इसमें सहारनपुर के, सिंगल हैं, वो पीटीआई के हैं, मेरे ठीक अच्छे मित्र हैं। उन्होंने मुझे अभी 2 दिन पहले भेजा, इनके एग्जिट पोल के बाद ही भेजा था। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को 285 सीट आई। उन्होंने स्टेट वाइज मुझे भेजा है। अच्छा। इनको 254 शायद था, उनको 285 सीट दे रहे वो। हाँ। देखिए उनका भी एक, मेरे लगभग बहुत पत्रकारों से बात हुई है, ऐसा नहीं है कि मेरी बात होती रहे, लेकिन सबका अपना असेसमेंट है भाई। वो उस समय तक यही कह रहे थे कि भाई, मैं तो कह रहा हूं कि प्रदीप गुप्ता की मैंने सुनी है भाई, मैंने तो संजय कुमार की सुनी है, तभी यही लोग ये कह रहे थे यही भाई एग्जिट पोल कराने वाले। लेकिन एक बात हो, इनकी भी एक सीमा है। आप समझिए कि 50 आदमी रख सकते हैं कोई आदमी। अब 22 दिन में कितना काम करोगे आप? 50 आदमी कितनी जगह जा सकता है? क्या वो शहर में गया, क्या वो गांव में गया, गांव में कितना स्थिति है? ये तो बड़ा एक भाई, ये तो मैकेनिज्म वे जाने। आप शुभकामनाएं किसे देना चाहते हो आप जीत की? अभी सही शुभकामनाएं दे दीजिए जिसे देना चाह। नहीं, अभी तो बहुत जल्दी है। मैं तो दे रहा हूं शुभकामना, उसको दे रहा हूं जिसने वोट किया है। हाँ, वो वोटर जनता, आपने कह दिया कि ये चुनाव जनता का था और ये चुनाव जनता का था। नहीं, जनता तो वास्तव में, वोटर तो बहुत ही मैं समझता बधाई के पात्र है कि उन्होंने कम से कम वोट डाला, अपने भाग का निर्णय उन्हें करना था, तो वो कम से कम इसमें आगे बढ़े। देखिए एक बात हो रहा है, प्रजातंत्र, अगर आप, मैं कहूं प्रजातंत्र में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया की है। मीडिया जितना स्वतंत्र होगा, प्रजातंत्र उतना मजबूत होगा। 10 में से मीडिया को कवरेज के लिए कितने नंबर दे रहे हैं? 10 में से बहुत फिसड्डी रहा मीडिया। आप समझिए मीडिया कारण, आप समझिए कि जो देखो, मैंने बहुत देखा, आप सच में बहुत दिन से देखा मीडिया के, तो आप जनक हो, मीडिया को तो देखो, आप एक व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा राहुल गांधी है या कोई ABCD, कोई आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। अगर कोई एक आदमी मेहनत करके 4000-6000 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, आप उसे सिर्फ एक कॉलम दे रहे हैं छाप के। आप उसकी एक मेहनत है। आप ये पार्टी पॉलिसी से हटिए, आप आज अभी भी देखिए चुनाव में पूरे 2-2 पेज आप एक ही पार्टी को आप दे रहे, तो चुनाव की मतलब चुनाव की निष्पक्षता कैसे जाहिर आप करेंगे? आप पत्रकार की निष्पक्षता कैसे जाहिर होगी कि वो एक इस तरह से जो है वो कर दें? भाई आपको कम से कम एक बैलेंसिंग जो है करना चाहिए था। आपको अगर मैं मान लो एक पेज एक को दे तो आधा पेज दूसरे को भी देना चाहिए था। लोगों को पता तो चला ना, उनकी बात मुद्दे नहीं उठ पा रहे विपक्ष के। तो अब हम कहें अगर जीते मोदी तो मीडिया की वजह से, अगर हारे तो मीडिया की वजह। नहीं, हार देखो, मीडिया को जो है एक तरफा रोल नहीं होना चाहिए। मीडिया के सामने भी, अब देखिए मैं बताऊं, मेरे सामने को जो है चुनौती है आज के मीडिया के सामने बड़ी चुनौती है कि वो निष्पक्षता अपनी कैसे रखें। ये बड़ा कायम रखेगा, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला है अब इस बार जो है। और बहुत ही मीडिया को सोच समझ के ही कदम उठाना चाहिए, हमारा मानना है। अब आप कई चीज और भी थी कि भाई मैं बताना चाहता हूं, आप समझिए कि आपका 5 बजे 6 बजे वोटिंग बंद हो गया। मैंने कई जगह देखा रात के 7-7, 8-8 बजे तक वोटिंग पड़ता है। जो परिसर में आ जाता है उसने वोट गिरा है। आपने 6 बजे ही कैसे तैयार कर लिया कि भाई एग्जिट पोल ये हो गया? अबे एग्जिट पोल को 1-2 दिन का समय देते। जो लास्ट के चरण का चुनाव है उसका आपने कहां से सैंपल ले लिया? क्या पहले एडवांस से सैंपल ले लिया कि आपके फिर उसको बनाने में समय लगा होगा, तैयार भी करा होगा आपने उसका जो है ना, उसको समय तो लगता ही है ना। ये कितनी जल्दी कहां से हो गया? मुझे तो लगता है कि कहीं इन्होंने अपने मैनिपुलेट कर रखा, सब मामला कुछ है, ये मेरा मानना है। चलिए, जीत आपकी है। चुनावी विश्लेषण हमारा निष्पक्ष चुनावी विश्लेषण, हर एक को स्थान है, हर एक को अपनी बात आगे रखनी है। चैनल आपका है, सिटी हलचल चैनल, और कोशिश हमारी ये है कि हम लोकतंत्र की इस भावना को, लोकतंत्र की पवित्रता को, शुचिता को मेंटेन करने के लिए दूसरे लोगों की भावनाओं को भी स्थान दें। और हमने इस चुनावी विश्लेषण में हर एक को आमंत्रित किया,
उनसे बातें पूछिए, तीखे सवाल पूछें, जानने की कोशिश करिए क्या लोकतंत्र वाकई साल दर साल मजबूत होता जा रहा है, या लोकतंत्र में हमें अपने भविष्य में झांकने से पहले पुरानी कुछ चीजों को सही करना पड़ेगा। जी हां, चर्चाएं चलती रहेंगी, चुनाव आते रहेंगे, लेकिन आप पहले भी महत्वपूर्ण थे, आज भी महत्वपूर्ण है और भविष्य में भी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि ये जो चिन्ह है ये बहुत उम्मीद वाला चिन्ह है। फिलहाल इस चुनावी विश्लेषण में आपसे ले रहे हैं विदा मेरे सहयोगी हैं संजय सीनियर और संजय जूनियर, और मेरे साथ थे पूर्व सूचना अधिकारी सुरेंद्र शर्मा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। लोकतंत्र को मजबूत करने में अगर किसी ने बड़ी मजबूत भूमिका निभाई है तो वो मीडिया है, और वो हमारा प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, और वो आप हैं। तो आइए इस ताकत को एक बार फिर संजोते हैं और कोशिश करते हैं लोकतंत्र को और मजबूत करने की। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।